बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी असाइनमेंट है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ टेनेंट्स, रेंट, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट। ये 3-4 असाइनमेंट जो है ये इकट्ठी रेड आउट की जाएंगी, क्योंकि हमने एक ऐसी पर्सन के बारे में पढ़ना है जो टेनेंट है और उसकी राइट भी आएंगे। जब राइट आते हैं तो ड्यूटी भी आएगी। फिर अगर टेनेंट काबिज हो जाए तो उसको बाहर कैसे निकालना है, और उसके बाद आ जाता है कि अगर कब्जे में है तो उसका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी में क्या हक है। तो अब देखें, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट आर टू डिफरेंट पर्सन, ये दोनों अलग आदमी हैं। The Tenancy Act 1887 describes different rights and duties of landlord and tenant. The rights of the landlord and duty of the tenant and duties of the tenant are the rights of landlord. तो अब देखें, उसने उसको एक दूसरे के एडवर्स कर दिया। कहते हैं कि तो राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड के हकूक हैं वो क्या हैं, और ड्यूटीज ऑफ द टेनेंट वही क्या बन जाएंगी, ड्यूटी बन जाएंगी। एंड ड्यूटीज ऑफ द टेनेंट, और जो ड्यूटी है टेनेंट की वो क्या बन जाएंगी, आर द राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड। तो एक चीज पढ़ने से आपको दोनों तरफ का इफेक्ट मिल जाता है। तो अब देखें, लैंडलॉर्ड मींस अ पर्सन अंडर हुम अ टेनेंट होल्ड्स एंड टू हुम टेनेंट, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूं। तो अब देखें, मेन फीचर्स ऑफ टेनेंट, जो टेनेंट की मेन खसूसियात हैं वो क्या हैं। तो कहते हैं फॉलोइंग आर मेन फीचर ऑफ टेनेंट। नंबर 1, होल्डिंग ऑफ लैंड। पहला फीचर उसका ये है कि उसके पास जमीन का कब्जा। दूसरा, होल्डिंग ऑफ लैंड अंडर अनदर पर्सन, और दूसरी खसूसियत ये है कि ये कब्जा भी रखे लेकिन मातहत किसी दूसरे का हो, और वो दूसरा कौन सा बंदा है, लैंडलॉर्ड। लेबिलिटी टू पे रेंट, और उसकी जिम्मेदारी हो कि वो क्या अदा करे, रेंट अदा करे। ये मेन फीचर हैं टेनेंट के। तो प्रोड्यूस के मीनिंग पहले मैंने पढ़ा चुका हूं इसमें डेफिनेशन क्लास में। तो फिर देखें, द टर्म प्रोड्यूस ऑफ लैंड, जो टर्म यूज होती है प्रोड्यूस ऑफ लैंड, कहता है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि दैट विच कैन बी टेंडेड, कट, हार्वेस्टेड, गैदर्ड एंड स्टोर्ड। तो प्रोड्यूस ऑफ लैंड का मतलब है कि जो हम कर सकते हैं, टेंडेड ऑफर करना, कट काटना, टेंडेड खड़ी भी करना है, हार्वेस्टेड पकी हुई फसल को काटना, गैदर्ड काट के इकट्ठा करना, और स्टोर करना। क्रॉप्स सच एज सीरियल्स, ग्रास, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ऑफ ट्रीज। तो इसको हम फसलों में लेंगे। सीरियल्स अनाज को बोलते हैं, ग्रास घास को बोलते हैं, वेजिटेबल सब्जियां होगी, और फ्रूट हो गए। इन चीजों को अगर हम कट भी सकते हैं, बो भी सकते हैं, तो उसने कहा कि ये है प्रोड्यूस ऑफ लैंड। ये 4 चीजों का खास ख्याल रखेंगे, सीरियल्स, ग्रास, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। अब दरख्त को भी तो हमने किस में ले आए, लैंड प्रोड्यूस में लेके आए। अब कहते हैं जो सेक्शन 12 है वो है इसका बेसिक सेक्शन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द टेनेंट। अब उसकी जो एसेंशियल एलिमेंट है उसको हम अलग कर लेते हैं। रेंट ऑफ द टेनेंसी इज द फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रोड्यूस। प्रोड्यूस के ऊपर जो पहला चार्ज है, क्योंकि टेनेंट बना किस लिए, वो सिर्फ एक पर्पस के लिए टेनेंट बना कि मैं लैंड ऑफ प्रोड्यूस लूंगा। अब जब आप लैंड की प्रोड्यूस लेना चाहते हैं तो सीधी बात है आपके ऊपर कोई चार्ज तो होगा। वो चार्ज इन शेप ऑफ रेंट की शक्ल में होगा।
क्योंकि टेनेंट को कोई और पर्पस तो नहीं है ना। उसने जब जमीन को अपने होल्डिंग में लिया तो जस्ट एक ही पर्पस था कि मैंने प्रोड्यूस लेना है। उस प्रोड्यूस को उगा के, पका के, कट करके, गैदर करके, स्टोर करके मैं नफा कमाऊंगा। तो उसके ऊपर कोई ना कुछ बर्डन तो हो ना। तो जो उसके टेनेंट के ऊपर बर्डन आता है इन शेप ऑफ रेंट, क्योंकि ही इज नॉट अ ओनरशिप ऑफ लैंड, उसके पास मलकियत नहीं है, मलकियत लैंडलॉर्ड की है। फिर कहते हैं दो पे टेनेंट इज इंटाइटल्ड टू टेंड कट हार्वेस्ट ईटीसी, वही बात आ गई। टेनेंट इज इंटाइटल्ड टू द एक्सक्लूसिव ऑफ द प्रोड्यूस, सारी की सारी प्रोड्यूस का उसको हक है, अनलेस द प्रोड्यूस इज डिवाइडेड। अगर कोई डिवाइडेशन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, तो उसके मुताबिक होगी। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो प्रोड्यूस का एक्सक्लूसिवली वही बंदा है जो हक रखता है। The landlord is entitled to present and take part in the division of produce। तो कहता है कि अगर डिवाइडेशन की कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो लैंडलॉर्ड डिवीजन वाले दिन मौजूद होगा। अब वो इस तरीके से भी हो सकता है ना। अब देखें जो मुस्ताजरी है या लीज एग्रीमेंट है, तो इन शेप ऑफ मनी, मतलब कि एक रबी खरीफ का मैं आपसे 50,000 लूंगा, 50,000 लूंगा और प्रोड्यूस मैं ले जाऊंगा। अब कुछ टेनेंट इस तरह से होते हैं बहुत शातिर किस्म के, मतलब उनकी जेब में मनी नहीं है लेकिन उनके पास वर्क है, काम करने की सलाहियत है, प्रोड्यूस को पैदा करना जानते हैं। तो वो लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं कि आपकी ये जमीनें हैं, अगर आप हमें दे दें, हम इसको हार्वेस्ट करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे और फसल उठाएंगे, लेकिन इसकी मद में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आप जो होगा, जो गंदम होगी आधी आधी तकसीम कर लें, कपास भी आधी आधी तकसीम कर लें, जमीन आपकी, प्रोड्यूस मेरा। तो उसके ऊपर जो आधी आधी तकसीम होगी, जब इस पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है लीज का, तो फिर जब डिवाइडेशन हो तो प्रोड्यूस हो, ये नहीं है कि वो खुद अपनी तरफ से तोल के अपने कलोटियों में भर ले, बाद में कहे जी वो तो इतनी हुई है, ऐसे नहीं है। जब डिवाइडेशन होगी तो लैंडलॉर्ड की प्रेजेंस में होगी। The landlord is entitled to present and take part in the division of produce. Landlord is entitled to possession of his share after division। जब डिवीजन हो जाए तो सीधी बात है लैंडलॉर्ड का हक है उसकी। फिर ये ना हो कि पीछे पर्चे करवाए जाए कि ये मेरी प्रोड्यूस उठा के ले गया, ऐसा नहीं है। अब आगे राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड ड्यूटीज ऑफ टेनेंट। तो पहला राइट लैंडलॉर्ड का होगा और वो ही क्या बन जाएगी, ड्यूटी बन जाएगी। तो अब देखें, तो राइट टू टेक प्रोड्यूस, तो कहते हैं लैंडलॉर्ड इज एंटाइटल्ड टू टेक प्रोड्यूस ऑफ हिज शेयर। अब सीधी बात है, जब उसका शेयर का लेने का वो हक रखता है तो ड्यूटी है उसको दे, टेनेंट की ड्यूटी है कि उसको दे। द टर्म प्रोड्यूस पहले भी डिफाइन हो चुका। राइट टू टेक रेंट, अब ये लैंडलॉर्ड का राइट है कि वो रेंट वसूल करे और ड्यूटी है टेनेंट की कि दे उसको। राइट टू टेक रेंट इन टाइम, उसने फिक्स बात की थी कि मुझे इसका रेंट फला खरीफ की फसल बोने से पहले चाहिए, या मंथली फिक्स किया हुए 10,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से। तो जो तारीख 5 होगी या 5 तारीख या 7 तारीख, आखिरी ज्यादा भी साबिर लैंडलॉर्ड होगा तो 10 तारीख को दे देना। तो 10 तारीख को टेक इन टाइम उसको चाहिए और उसकी ड्यूटी है कि टेक इन टाइम उसको दे। राइट टू डिमांड इंक्रीज इन रेंट, लैंडलॉर्ड हैज राइट टू डिमांड इंक्रीज इन रेंट एंड इट इज ड्यूटी ऑफ टेनेंट टू पे अटेंशन टुवर्ड्स द डिमांड ऑफ लैंडलॉर्ड। तो वो उसको इंक्रीज भी कर सकता है, जैसे अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट लीज में लिखा होता है कि जी हर साल 10% इजाफे के साथ, तो वो उसकी नजर मबजूल करवाएगा कि जी हमारा 1 साल खत्म हो गया, अब रेंट बढ़ेगा 10% की, और आप भी इसके देने के जिम्मेदार हैं।
राइट टू सू, सू कहते हैं दावा दायर करने को, और सूड का जो लफ्ज यूज होता है उसका मतलब जिसके ऊपर दावा हो जाए। अब ये दोनों का राइट है। अगर टेनेंट उसको रेंट नहीं देता तो वो सू कर देगा। अब अगर वो प्रोड्यूस ले लेता है और उसकी प्रोड्यूस लैंडलॉर्ड उठाने नहीं देता तो उसको राइट दोनों का। तो लैंडलॉर्ड has right to file suit against the tenant for increase in rent if the tenant turns down his demand. Right to present in the division of produce, आसान है कि जब तकसीम हो तो लैंडलॉर्ड का हक है उसके मौजूद होना चाहिए, और उसकी लेबिलिटी है कि उसको डिवीजन भी उसी वक्त करे जब लैंडलॉर्ड मौजूद। राइट टू टेक पार्ट इन डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस, राइट टू टेक पोजेशन ऑफ प्रोड्यूस, राइट ऑफ टेनेंट एंड ड्यूटीज ऑफ लैंडलॉर्ड। अब टेनेंट के हक और ड्यूटी किसकी बन जाएगी? लैंडलॉर्ड की। राइट टू कल्टीवेट लैंड, उसको जमीन की काश्त करने का हक है, ये नहीं कि दरमियान में रुकावटें पैदा करें। तो उसके जिम्मेदारी आ जाएगी लैंडलॉर्ड के ऊपर कि वो उसको कल्टीवेट करने दे, उसका हक है कि वो कल्टीवेट करे। राइट ऑफ पोजेशन, कब्जा देने का हक है। टेनेंट को जब तक कब्जा नहीं देंगे तो टेनेंसी कैसे चलेगी? टेनेंसी चलेगी तो फसल कैसे प्रोड्यूस होगी? तो पोजेशन का हक है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको पोजेशन दे, एबिलिटी है। राइट टू डिवाइड प्रोड्यूस, ये दोनों की जिम्मेदारी भी है और राइट भी है। इसके बाद आ जाता है रेंट। रेंट इज एन एग्रीमेंट, ये एक मायदा है। सम ऑफ मनी, जो किसकी शक्ल में है? रकम है और वो पैसों की शक्ल में है। और अदर थिंग, कोई दूसरी चीज भी हो जाएगी। जब अदर थिंग मतलब प्रोड्यूस डिवाइड करनी है। पेएबल बाय द टेनेंट, और कौन अदा करेगा? टेनेंट अदा करेगा। फॉर द यूज ऑफ ऑक्यूपेशन, कब्जे के इस्तेमाल में। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है? कब्जा। ऑफ सम प्रॉपर्टी और लैंड टू द लैंडलॉर्ड, वो कुछ प्रॉपर्टी या जमीन जो किसकी है? लैंडलॉर्ड की है। अब देखें, उसने बताया कि फॉर्म ऑफ रेंट कैसी होनी चाहिए, किस शक्ल में अदा करेगा। तो कैश, नेट, शेयर इन क्रॉप्स, क्रॉप्स की जो फसल है उसमें शेयर देके, सर्विसेज, खिदमात देके भी, कि वो उसके क्या नाम है, लैंडलॉर्ड की जमीन है 10 एकड़ उसने दी है, उसको टेनेंसी पे 10 एकड़ उसकी मुजारगी कर रहा है। शेयर इन क्रॉप्स रिगार्डिंग प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस के हवाले से उसका शेयर, कि मैं सिर्फ कपास लूंगा, गंदम अपने खाते में रखना। सॉरी। काइंड्स ऑफ रेंट, बताती रेंट, जब्ती रेंट, नकदी रेंट, चौकाटा रेंट, ये हर किस्म की टर्म है। हर बलूचिस्तान में अलग, सिंधी में अलग। तो जो नकदी हमारी समझ में तो नकदी आ रही, बाकी जो बताई है ये अलग जबान की है। जब्ती रेंट, इन सब का मानी सेम होता है। तो फिर भी उसने इसको नकदी शेप जो है हमारी जबान में आती है, लेकिन बताती रेंट जो है, बताई रेंट इज डेफिनेट शेयर ऑफ क्रॉप्स, डेफिनेट, क्लियर, फिक्स, कि मैंने जी आपको 25 मन गंदम लेनी है, बस ले जा, जमीन कल्टीवेट कर, मुझे सिर्फ 25 मन गंदम लेना। विच इज रिसीव्ड बाय द लैंडलॉर्ड, जो रिसीव करेगा कौन? लैंडलॉर्ड। जब्ती रेंट जो है, कहता है सम क्रॉप्स कैन नॉट कन्वीनियंटली बी डिवाइडेड, सो इन सच केस रेंट इज पेएबल एट फिक्स्ड रेट्स पर कैनाल और बिगा। तो कहते हैं बाज़ औक़ात जो प्रोड्यूस पैदा होती है उसको हम तकसीम नहीं कर सकते उस तरीके से जैसे रेंट की मद में आ जाए। तो फिर हम कहते हैं कि जी ठीक है, 1 एकड़ में कितने कनाल होती हैं? 8 कनाल, और 25 एकड़ मिल के क्या बनाते हैं? एक मुरब्बा बनाते हैं। तो अब देखें
कि वो कहता है ये जी मेरा 1 एकड़ है, तो आप ना इसको प्रोड्यूस बनाए, रेंट बनाए, इसकी खर्चा हर्चा करें, 8 कनाल में से 2 कनाल के प्रोड्यूस आप लेंगे, 6 कनाल मेरे खाते में। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? जब्ती रेंट। फिर आ जाता है नकदी रेंट, कैश विच इज पेड बाय द टेनेंट, नकद हाथ में देना। कम्यूटेशन एंड अल्टरेशन ऑफ रेंट, कम्यूटेशन जो होता है कमी भी हो सकती है, अल्टरेशन तब्दीली भी आ सकती है रेंट में, वो हालात के मुताबिक भी हो सकता है कि कभी नागहानी हालात भी पड़ जाते हैं, बारिश ज्यादा हो जाती है, बाज़ औक़ात मौसम साजगार होता है। तो एक हमारे इलाके में मिसाल भी चलती है, बड़ी जबरदस्त मिसाल थी, क्योंकि हमारा इलाके जो है वो रिश्वत से बड़े पड़े हैं। तो कपास की फसल जब शुरू होती है ना, ये इसकी बिजाई होती है मई के एंड तक हो जाती है। मई के एंड में और मई जून जुलाई में ये बढ़ना शुरू करती है, और गर्मी के दिन होते हैं, और एक बीमारी आती है सफेद मक्खी की, वो ना फसल को तबाह कर देती है, स्प्रे कर 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 करके। अब हर डीलर जो स्प्रे का होता है वो चाहता है कि मेरी स्प्रे ज्यादा से ज्यादा सेल हो, लेकिन खुदा की करनी ऐसी कि एक दक्खन की तरफ से हवा चलती है, इंडिया की तरफ से, तो उसको हम दक्खन बोलते हैं। तो एक दफा ना फसल अच्छी हो रही थी और दक्खन की हवा भी चल रही थी, तो सारे डीलर इकट्ठे हुए, यार हमारी जो है ना वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, जहरें सेल नहीं हो रही। तो आगे से किसान हंस के कहता है कि ये दक्खन है, दक्खन है। तो कहता है यार कौन दक्खन है, उसको 5-6 लाख मुंह पे मारो, हमारी जमीनें तो जहरें तो सेल हो। अब उसको ये पता नहीं था दक्खन हवा को कहते हैं। तो इस तरीके से तो कहते हैं यार दक्खन चल, दक्खन है, दक्खन है। वो दक्खन का मतलब भाई दक्खन हवा चल रही है, खुदा हमारी फसलें पाल रहा है, आपके खाते में तो नहीं है। जब दक्खन बंद होगा फिर हबस होगी, फिर क्या नाम है आपकी जहरें सेल होंगी। तो अब दक्खन जब चल पड़े तो कपास की फसल तो बहुत अच्छी हो जाती है, और ऊपर से बारिश भी ना पड़े अगस्त वाले दिनों में, अगस्त सितंबर के दिनों में। तो फिर इस तरीके से रेंट की कम्यूटेशन और अल्टरेशन होती रहती है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द सिचुएशन। When rent is taken by any of the following methods, namely by division or appraisement of the produce, कि अगर हम अब जो रेंट जो वसूल कर रहे हैं, अप्रेजमेंट कहते हैं तकरीबन, कि अगर इतनी प्रोड्यूस हो गई तो इतना रेंट होगा, या तकसीम से कि जब तकसीम की बारी आए, तकसीम से हमने रेंट वसूल करना है तो उसमें भी कमी बेशी हो सकती है। अगर प्रोड्यूस कम हुई है, मेरा खर्चा ज्यादा हो गया, अगर आप इतनी तकसीम लेते हो तो मुझे नुकसान होता है। बाय रेट फिक्स्ड विद रेफरेंस टू द नेचर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, ये बात आ गई कि हम कपास जो फसल है उसकी ग्राउंड के ऊपर देखेंगे कि किस तरीके से आगे आती है, फसलों नुकसान में आती है। अब हमारा बाग है, और मजे की बात जब होती है कि पहली जब हमारा सिचुएशन कुछ इस तरह की है, आमों का बाग की, कि जब उसको बूर लगता है, सरेकी में जो उसके फ्लावर्स होते हैं इसके मैंगो के, उसको बूर बोलते हैं। तो अगर वो जनवरी में और फरवरी में निकाल लेते हैं तो कोरा पड़ जाता है, जल जाता है। अगर सर्दी ज्यादा जाती है आगे तो जो फ्लावर्स ऑफ मैंगोज होते हैं ना, उसके ऊपर इतने मैंगो नहीं लगते। लेकिन सिचुएशन दरमियान की रहे, अगर वो उसके ऊपर मतलब कि कोरा ना भी ना पड़े, बर्फ ना भी पड़े, अच्छे मैंगोज लग जाए, लोडेड मैंगो, वाफिर मिकदार में मैंगोज फ्रूट लगा हुआ है, तो फिर चल आगे मसला आ जाता है। मई जून में जखड़ चलना शुरू हो जाता है, आंधी आती है, वो सारी आम को तोड़ मोड़ के रख लेती है। तो ये मसाइल दरमियान में। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जी अभी फसल मैंगो के बाग तैयार होते हैं, बूर लेना शुरू होते हैं और ठेका मुक गया, इस साल में मुझे दे दें इतना दे दें। तो फिर बूर तो अच्छा था लेकिन फ्रूटिंग नहीं हुई, पोलिनेशन का प्रोसेस अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं हुआ। जितनी जहरें ज्यादा यूज करेंगे पोलिनेशन कम पड़ेगी उसमें।
मक्खियां मर जाएंगी, ये कुदरती अमल है। बाय रेट ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड मेजर ऑफ एरिया बाय अ रेंट इन ग्रॉस ऑन टेनेंसी, इस तरीके से कम्यूटेशन होती रहती है। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, कब्जे का हक जो है, टेनेंट हैविंग ऑक्यूपेंसी राइट, तो पहले नंबर पे जो है वो है हेरिडेटरी टेनेंट, विरासती टेनेंट आ रहा है। मेरे अबाउजदाद इंग्लैंड रह रहे हैं और वही उसको भी पका फुको के रेंट भी भेज रहा है, सारा कुछ कर रहा है कि पहले मेरे दादा था, दादा के बाद मैं आया, मेरे के बाद अब पोते का हक बनता है। तो कहते हैं टू बी हेरिडेटरी टेनेंट फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। नंबर 1 कि अगर मैं हेरिडेटरी क्लेम करता हूं कि ये जमीन मेरे कब्जे में रहे, आप किसी और टेनेंट को नहीं बिठाएंगे यार। तो पहला क्लेम दैट हु एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट हैज फॉर मोर देन 2 जनरेशन, 2 जनरेशन 2 नस्लें होनी चाहिए आज कम से कम इन द लाइन ऑफ डिसेंट, डिसेंट लिखा हुआ है, असल लफ्ज बनता है डिसेंडेंट। अब 2 टर्म हैं, डिसेंडेंट असेंडेंट। असेंडेंट जो मेरे अबाउजदाद हैं और डिसेंडेंट जो मेरे से आगे जाएं, आगे नस्ल जो मेरे के बाद बेटा पोता पड़पोता, ये डिसेंडेंट है, ये सीढ़ियां जिसको कहते हैं शजरा नस्ल में। तो मेरे अब्बा दादा परदादा ये सारे, उसके लिए जो टर्म यूज होती है असेंडेंट, और डिसेंडेंट जो मेरे से आगे होंगे। तो कम से कम 2 लाइन होनी चाहिए थ्रू अ ग्रैंडफादर और ग्रैंड अंकल ऑक्युपाइज द लैंड। द पीरियड ऑफ ऑक्युपेशन शुड बी लेस देन 20 years, कम से कम 20 साल का कब्जा होना चाहिए, तब वो टेनेंसी हेरिडेटरी क्लेम, विरासती क्लेम कर सकता है कि ये टेनेंसी का हक मेरा है। At the commencement of this act, the tenant occupied that land, paying no rent thereof beyond the land revenue thereof, and the rate and cess for the time being chargeable। कहते हैं जब से ये एक्ट बना, लैंडलॉर्ड ने एक भी रेवेन्यू अदा नहीं किया, सोल रेवेन्यू मेरे नाम से अदा हो रहा है, तो फिर मेरा हेरिडेटरी बनता है। क्यों? देखें लैंडलॉर्ड ने एक भी नहीं रेवेन्यू अदा किया, ना बयाने की मद में, ना लगान की मद में, ना सेस की मद में, ना टैक्स कोई भी एक भी पे नहीं किया, ना विलेज सेस पे किया। फिर आ जाता है लैंडलॉर्ड, इफ अ टेनेंट प्रूव दैट ही ओन्ड लैंड, अगर वो साबित कर देता है ये जमीन मेरी है, एंड हैज फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड इन दिस रिकॉर्ड। नंबर 1 दैट ही वंस ऑनर ऑफ दैट लैंड, एक दफा मैं इसका ऑनर रह गया था, दैट he ceased to be landowner neither by future to government nor by his own voluntary act, कि मैंने ये जमीन खोई है गवर्नमेंट के एक्ट से, ना कि मेरी अपनी नाअहली की वजह से। that he has continuously occupied the land since the day he ceased to be landowner, और मैं उस दिन तक इसको काबिज में हूं जब तक मैंने इसकी मलकियत खोई थी, उस वक्त से लेकर आज तक मैं इसका काबिज आ रहा हूं। तो वो फिर लैंडलॉर्ड की मद में आएगा, उसको हम लैंडलॉर्ड कह सकते हैं। इनहैबिटेशन, इनहैबिटेशन इनहैबिट से निकला हुआ लफ्ज है जिसको हम आदत बोलते हैं, आदि मुजरिम, कि मैं फलां लड़की के बगैर रह नहीं सकता, मैं फलां काम किए बगैर, मैं स्मोकिंग किए बगैर रह नहीं सकता। द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी कैन बी आल्सो एस्टेब्लिश्ड बाय इनहैबिटेशन ऑन लैंड, following condition must be fulfilled in this regard, that he settled along with the or with was settled by the founder thereof as a cultivator in the village or estate in which land is situated, कि मैं तो इस जमीन से इतनी मोहब्बत है कि जिस दिन ये जमीन खरीदी गई थी उस दिन से सेटल्ड हूं अपने बाल बच्चों और मालकों के साथ, तो अब ये कल्टीवेशन मेरे खाते में आनी चाहिए, इसकी टेनेंसी में ही लूंगा, कोई और ना ले। So that he held on 21st day of October 1868 in that village or estate in which the so settled or was settled by the founder, कि मैं उस दिन से इसका काबिज हूँ जब जिस दिन से ये फाउंडर, और कम से कम 21st day of October 1868 से मैं इसका काबिज आ रहा हूँ, मतलब जिस दिन ये एक्ट नाफिज अमल हुआ है उस दिन से मैं इस जमीन के ऊपर सेटल हूँ। जगीरदार,
जागीरदार जो है is also entitled to establish the right of occupancy if he prove either of two condition। तो चौथे नंबर पे है जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जाहिर करेगा किससे? कब्जे का। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का मतलब क्या है? कब्जे का हक। तो चौथी कंडीशन पे वो कहते हैं मैं जागीरदार हूं। जागीरदार इज आल्सो एंटाइटल्ड टू एस्टैब्लिश द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। इन चीजों के ऊपर दो कंडीशनें उसने रखी हैं कि ये बंदा जागीरदार होगा, काबिज होगा। That he being the jagirdar of the state or any part of the state in which the land occupied by him situate has continuously occupied the land for not less than 20 years। मैं इसको 20 साल से काबिज हूं। Now I am a jagirdar। That having been such a jagirdar he occupied the land while he was jagirdar and he has continuously occupied not less than 20 years और कम से कम 20 साल से काबिज भी हूं और 20 साल से किसी ने मेरा 2 मिनट के लिए भी कब्जा मुझसे नहीं किया। अनइंटरप्टली मैं मुसलसल इसके ऊपर काबिज आ रहा। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी बिफोर टेनेंसी एक्ट कहते हैं कि अगर टेनेंसी एक्ट से पहले भी कोई राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी की क्या सिचुएशन होगी। A tenant recorded in record of rights, tenant ने अपनी जमाबंदी में लिखवाया हुआ है sanctioned by the provincial government before the 21st day of October 1868 कि इस एक्ट 21 अक्टूबर 1868 से पहले उसने जमाबंदी में लिखवाया हुआ है कि I am a tenant। As a tenant having a right of occupancy in land which he has continuously occupied from the time of the preparation of that record shall be deemed to have a right of occupancy in that land unless the contrary has been proven बावजूद इसके कोई मुतजाद ना दिखाया गया हो। तो 21 अक्टूबर 1868 ये एक्ट नाफिजुल अमल हुआ। तो इस एक्ट के नाफिजुल अमल से पहले उसने जमाबंदी में अपनी ऑक्यूपेंसी लिखवाई हुई और तब से वो ऑक्यूपेंसी में आ रहा है। फिर कहते हैं ऑक्यूपेंसी राइट ऑन एक्सचेंज ऑफ राइट। क्या कोई राइट एक्सचेंज से भी उसको ऑक्यूपेंसी मिल सकती है? इफ द टेनेंट हैज वॉलंटरली एक्सचेंज द लैंड कि उसने जमीन का बदल कर लिया एक्सचेंज कि ये मेरे कब्जे में है उधर वाले कब्जे में मुझे दे। तो कहते हैं इफ द टेनेंट हैज वॉलंटरली एक्सचेंज द लैंड और एनी पोर्शन ऑफ द लैंड फॉर merely occupied सिर्फ कब्जे की हद तक by him for other land belonging to share landlord the land taken in exchange shall be held to subject of the same right। अगर वो उसको बदल भी लेता है कि मेरी लैंडलॉर्ड की 20 एकड़ इधर है 20 एकड़ उधर है तो इस 20 एकड़ के ऊपर तो 15 साल से वो काबिज रहा। तो अब जब उधर गया 5 साल उधर काबिज रहा तो उसको लैंडलॉर्ड ने निकाल दिया। तो उसने कहा भाईजान मेरी क्लेम जो है वो हेरिडेटरी क्लेम आ रहा है, मेरा क्लेम आ रहा है हेरिडेटरी 20 सालों से। तो कहता है इधर 5 साल हुए, कहता 5 साल 15 साल जो पीछे वाले थे। तो जमीन ऑक्यूपेंसी को बदल लेने से भी उसकी उसियत के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय मेयर लैप्स ऑफ टाइम, वक्फे में उसमें हम राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी हासिल नहीं कर सकते। 5 साल काबिज रहा 5 साल के बाद और आ गया फिर 5 साल फिर ऐसे नहीं। ऑक्यूपेंसी राइट ऑफ जॉइंट ओनर तो कहते हैं राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी एक्वायर्ड, इन हालात में आपको राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी हासिल नहीं होगी। ऑक्यूपेंसी राइट ऑफ जॉइंट ओनर, अगर जॉइंट ओनर के आप हैं तो फिर भी नहीं होगा। इसके बाद आ जाता है इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट, टेनेंट को निकाल बैठना। उसने बड़ी कोशिश की कि मेरा केस किस में फाल कर जाए, हेरिडेटरी टेनेंट में, लैंडलॉर्ड में, इनहैबिटेशन में और जागीरदार में। इनमें उसने बड़ी कोशिश की कि मेरा केस प्रूव। जब ये केस फेल हो जाएगा तो लैंडलॉर्ड कहेगा चल भाई तिलक। तो सीधी बात है इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट, टेनेंट का भाई जमीन से कब्जा निकालना। तो ग्राउंड फॉर इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट, तो grounds of ejectment of occupancy tenant, a tenant having right of occupancy shall be liable to be ejected from his tenancy on any of the following grounds. Number 1, that he has used land
comprised in the tenancy in a manner which render it unfit for the purpose for which he held it, कि जिस पर्पस के लिए उसने ज़मीन खरीदी थी, ली थी लीज के ऊपर, उस तरीके से उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया। Where rent is payable in kind, उसका रेंट पेबल था लेकिन उसने अदा नहीं किया। Where when a decree for a area of rent in respect of his tenancy has been passed against him and remains unsatisfied, कि एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू भी अनसेटिस्फाइड है और उसके अलावा डिग्री भी पास हो गई फिर भी अदा नहीं किया तो उसको उठा के बाहर फेंक। ग्राउंड्स ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फॉर अ फिक्स टर्म, तो फिक्स टर्म जब खत्म होगी 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 20 साल के लिए, वो खत्म हो जाएगी। ग्राउंड फॉर इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर, अगर साल का साल है, 1 साल के, a tenant who was not a right of occupancy and does not hold for a fixed term under a contract or a decree or order of our competent authority may be ejected at the end of any agriculture year। वाली साल हमारा 1 जुलाई से शुरू होता है, 2 साल के लिए 1 जुलाई से 1 जुलाई था, वो खत्म तो उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। लिमिटेशन ऑफ इजेक्टमेंट, इजेक्टमेंट की मियाद कितनी है, तो कहते हैं टेनेंट शैल नॉट इजेक्टेड, उसको निकाला बाहर नहीं जाएगा, अदरवाइज देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर इजेक्टमेंट, ऐसे आप बाजोरे बाजे उसको चंडे मार के टांगे तोड़ के आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे, उसके लिए आपको डिग्री लेनी पड़ेगी कोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ही उसको निकाल सकेगी, आप अपने बाजोरे बाजे इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन बाजोरे बाजे इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली नंबर 1, when a decree for an area of rent in respect of his tenancy has been passed against him and remain unsatisfied, जब उसके बाद एरिया ऑफ लैंड की डिग्री पास हो चुकी है तो फिर उसको चंडे चंडे मार के बाहर निकाल दें। When the tenant has not a right of occupancy and does not hold for a fixed term under a contract, a decree or order of the competent authority, तो उस सूरत में भी आपको ये हो जाएगी। इस तरीके से हम टेनेंट को एकदम से इजेक्टमेंट करेंगे। कल से हम डिपॉजिट ऑफ रेंट करेंगे।